हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दी रेनेसां। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेनेसां के ऊपर हम लोग पहले भी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना वीडियो है। ठीक है, लगभग 1 साल हो चुके हैं मेरे को वो वाला वीडियो बनाए हुए। तो अभी दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दी रेनेसां के ऊपर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर ये जो 15 मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ये केवल एक तरीके से बोले तो क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस को बताने में, एमसीक्यूज़ को बताने में कितना समय लगता है, 2 मिनट उसका आंसर। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे का मैं जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, उन सारी चीज़ों को सही तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा मेरे से, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस वीडियो में, जो कि हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है दी रेनेसां, यहाँ पर दोस्तों इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अगर मैं बात करूँ, डिस्कस करूँ, तो जो रेनेसां है दोस्तों, रेनेसां को कुछ लोग रेनेसेंस भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको रेनेसां भी बोलते हैं। तो मेरे टीचर्स लोग इसको रेनेसांस वगैरह इस तरीके से नामों से प्रोनाउंसिएशन करते थे, तो यहाँ पर मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसको रेनेसां ही प्रोनाउंसिएशन करूँगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएट करूँगा। तो फिलहाल अगर आप जो भी चाहें तो जिस तरीके से चाहें इसको अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट मीनिंग है दोस्तों, कंप्लीट मीनिंग का मतलब बोले तो कि जो रेनेसां है उसका मीनिंग क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो रेनेसां जो है दोस्तों, इसका मीनिंग अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है दोस्तों पुनर्जागरण, ठीक है। हिंदी में रेनेसां को बोलते हैं पुनर्जागरण। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ कि जो रेनेसां है उसको हम लोग हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसके रीबर्थ, री एवेकनिंग और रिवाइवल, इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं ये रेनेसां के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही ये रेनेसां का मीनिंग के ऊपर, जो कि रिलेटेड है, जैसे कि कुछ भी ऐसा जो कि सो चुका है, ठीक है, सो गया है, उसको फिर से जगाने का प्रयास करना, तो वही हो गया पुनर्जागरण, ठीक है। रीबर्थ, उसका फिर से बर्थ करना, उसको फिर से अप्लाई करना अपने जीवन में और फिर से सुधार करना अपने जीवन को, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये इस तरीके से रेनेसां के ऊपर रिलेटेड हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि जो सो चुका है उसको फिर से जगाना, ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया है कि रीबर्थ उसका करना, फिर से उसको लेकर के आना। तो मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में भी 3 बॉक्स बना करके आपको बात बताई थी, पूरी कहानी स्टोरी सुनाई थी। और यहाँ पर इस बार भी मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग ही यहीं से करना चाहूँगा, 3 बॉक्सेस बना करके, ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और जो नहीं चाह रहे देखना, तो कोई बात नहीं, कम से कम ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ये सही तरीके से समझ में आना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 बॉक्सेस है दोस्तों, यहाँ पर 3 बॉक्सेस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये एंशियंट पीरियड है, ये एंशियंट टाइम है, ठीक है। बॉक्सेस का मतलब एंशियंट टाइम है, ये मिडिल एज है और दोस्तों ये मॉडर्न एज है, ठीक है। तो ये तो बात रही 3 बॉक्सेस के ऊपर। अब बात करते हैं एंशियंट टाइम के ऊपर, ठीक है। तो एंशियंट जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा सुखदायी, समृद्धशाली और बोले तो हर एक चीज़ों की पीसफुल था। कोई भी तरीके के लड़ाई झगड़े दंगे हमको देखने को वहाँ पर एंशियंट टाइम में अपने नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी शॉर्ट समझी है, ठीक है। तो जो एंशियंट टाइम है उसमें नई नई खोजें भी हुई, कई तरीके से जड़ी बूटियाँ और जो भी दवाइयों का भी विकास हुआ। हर तरीके से बोले तो जो एंशियंट टाइम है, हमारा एंशियंट पीरियड है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों लोगों के अंदर मिडिल एज आते आते कहीं ना कहीं उनके अंदर वॉयलेंट टाइप के, मतलब हिंसात्मक होने लगे थे लोग, ठीक है। तभी जो भी आप देखते होंगे कि जो भी वर्ल्ड वॉर हुए, जो भी विश्व युद्ध हुए, ठीक है, तो वो मिडिल एज के दौरान ही हुए। 2 विश्व युद्ध हुए ना अपने यहाँ, ठीक है, तो वो मिडिल एज के दौरान ही हुए। और केवल 2 वर्ल्ड वॉर ही नहीं, और भी जाने कितना कुछ जो कि छोटे छोटे वॉर्स होते हैं, वो सारे जो भी है मिडिल एजेस के दौरान ही हुए। तो इसको हम लोग दोस्तों डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एंशियंट एज, ये हो गया मिडिल एज जिसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं रहा है। लोग
लड़ते झगड़ते रहे हैं, और इसके साथ ही साथ में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट देखने को हमको मिलता ही नहीं है। ना ना हमको लिटरेचर के फील्ड में देखने को इसमें डेवलपमेंट मिलेगा, ना साइंस के फील्ड में देखने को मिलेगा, कोई भी तरीके की आर्ट का कुछ भी हमको ग्रोथ देखने को ही नहीं मिलती, ठीक है, तो इस मिडिल एज के दौरान में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडर्न एज की, तो मॉडर्न एज आते आते भी लोगों के अंदर किसी तरीके से कहीं ना कहीं सुधार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था, पहले की जो भी एंशियंट टाइम की जो भी औरतें होती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे, माता करके, ठीक है, एकदम देवी का स्वरूप ऐसा बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल एज है, मिडिल एज में क्या होने लगा दोस्तों, आप देखते होंगे कि बहुत सारी प्रथाएं होने लगी, जैसे कि जब कोई भी औरत होती थी उसका पति मर जाता था तो उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है, बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा कुप्रथाएं थी, वो भी जन्म लेने लगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मॉडर्न एज आते आते अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं रह गई हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीधे डायरेक्ट तरीके से बोले तो हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं एंशियंट टाइम को, एंशियंट एज को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का यही मतलब है, रेनेसां को इतनी बड़ी स्टोरी बताने का यही मतलब है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जो रेनेसां का कंप्लीट मीनिंग है वो यही है कि ये जो एंशियंट टाइम में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हमने मिडिल एज में आते आते खो दी थी, तो अब जब हम मॉडर्न एज में आए हैं तो हम उसको एंशियंट टाइम की जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं थी हमने खो दी थी, उनको अडॉप्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर मॉडर्न एज के समय में एंशियंट टाइम से ही कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मतलब हम लोग हर एक फील्ड में भी ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग साइंस के फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजीज रोज रोज आ रही हैं, तो किसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर एंशियंट टाइम की वजह से ही हम लोग यहाँ पर मॉडर्न एज में ग्रोथ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मॉडर्न एज है दोस्तों, इसमें लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक बोले तो कि ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है, कि हम लोग एंशियंट टाइम को फॉलो करें। जैसा कि अभी मैं एकदम लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो कोविड के चलते भी लोगों के अंदर क्या ऐसा चलने लगा है कि मैं एंशियंट टाइम को फॉलो करूंगा, जैसे कि मैं नमस्ते करूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा कि मैं दूर से ही बात करूंगा लोगों से, और साथ ही साथ में मैं दवाइयों पर ज़्यादा विश्वास करने की जगह जो भी आयुर्वेद है उस पर ज़्यादा विश्वास करूंगा, ठीक है, जो भी प्राणायाम वगैरह होता है उन सारी चीज़ों को फॉलो करूंगा। तो इस तरीके से लोग जो भी है किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंशियंट टाइम की तरफ, ठीक है, अपने एंशियंट पीरियड की तरफ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कि पुनर्जागरण होना, मतलब कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर मिडिल एजेस में खो दी थी अब उसको फिर से धीरे धीरे दोबारा अडॉप्ट करना, यही हमारा हो गया दोस्तों रेनेसां, ठीक है, रेनेसां, ठीक है। तो ये हमारा तो बात रहा रेनेसां के ऊपर। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेनेसां के ऊपर, जो कि पूरा लिटरेचर के फील्ड में है। इसका जो भी इफेक्ट है दोस्तों केवल एक फील्ड में देखने को नहीं मिलता, हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, चाहे वो साइंस हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, किसी भी फील्ड में देखने को मिलता है। तो जो रेनेसां है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग जो भी हुई थी, यहाँ पर मैं यहाँ से बताता चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या लिखा हुआ है, द रेनेसां पीरियड स्टार्टेड इन, जो रेनेसां पीरियड है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन मैं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर आपके अंदर। तो जो रेनेसां पीरियड है उसकी स्टार्टिंग दोस्तों मानी जाती है 1400 से लेकर के 1700 के बीच में, ठीक है। ऐसा हम लोग लगभग में मानते हैं, मतलब कि हम लोगों को पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी जो भी स्टार्टिंग हुई थी इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1400 से लेकर के 17 के बीच में, ठीक है। तो 14th सेंचुरी से इसको 17th सेंचुरी के बीच में यहाँ पर ऐसा हम लोग इसको लगभग में मानते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है, कि लगभग 1400 के लास्ट में, 14th सेंचुरी के लास्ट में रेनेसां पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी, और दोस्तों 1600 के लास्ट आते आते यहाँ पर लगभग 1700 के स्टार्टिंग तक की ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो जो रेनेसां है उसकी पीरियड की स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों, जब यहाँ पर किसी भी तरीके का प्लेस हमको नहीं बताया गया है, ये हमसे नहीं पूछा गया कि इंग्लैंड में कब हुई थी, ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा गया है इटली में कब हुई थी। तो हम लोग जो नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो जो रेनेसां पीरियड है उसकी स्टार्टिंग
16th सेंचुरी में हुई थी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे जब 1400 के लास्ट में हुई थी तो हम लोग 16th क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं, तो मैं इस वजह से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो 16th सेंचुरी है दोस्तों, इसमें जो रेनेसा है वो पूरे इंग्लैंड, पूरे यूरोप में फैल गया था और साथ ही साथ में इंग्लैंड में भी आया था। तो जो कॉमन तरीके से अगर हम बात करें, कॉमन जो एकदम मतलब बोले तो एकदम सेंटर था कि बीच का पीरियड था जिसमें हम लोगों को एकदम समझ में आ रहा था कि हाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पर एकदम मतलब बदलाव दिखाई पड़ रहा था, तो वो था दोस्तों 16th सेंचुरी के लास्ट का पीरियड। ठीक है, तो ये हम लोग इसको यहाँ पर 16th सेंचुरी ही मानते हैं जब यहाँ पर कोई भी तरीके की जगह का नाम ना दिया हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इटली का, अगर यहाँ पर बात करें कि इटली में रेनेसा की स्टार्टिंग इटली में कब हुई थी, तो इटली में दोस्तों इटली की स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ पर इटली में स्टार्टिंग हुई थी 1400 के लास्ट में, यानी कि आप 15th सेंचुरी का आंसर बोल सकते हैं, 14th सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा कहने का मतलब है जब कोई आपको स्थान ना दिया हो, ठीक है, इंग्लैंड ना दिया हो, इटली ना दिया हो, तो आप इसको नॉर्मली तो 1600 पे टिक करेंगे, 16th सेंचुरी पे टिक करेंगे। ठीक है, और अगर बोल दे कि इटली में कब हुई थी या फिर और कभी कब हुई थी, तो हम वहाँ पर 15th 14th इस तरीके से जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही रेनेसा के स्टार्टिंग पीरियड की। और दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो हमको क्या देखने को मिलता है, जो सेकंड क्वेश्चन है, इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 1500 to 1600, ठीक है, इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द रेनेसा पीरियड। ठीक है, रेनेसांस पीरियड, तो इसको हम लोग यहाँ पर रेनेसांस पीरियड के नाम से जानते हैं। 1500 के बीच का पीरियड और 1600 के बीच का पीरियड दोस्तों ये रेनेसा पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग 2000 में रह रहे हैं, ठीक है, तो 2000 क्या है, तो हम लोगों की 21वीं शताब्दी है। ठीक है, अगर हम लोग जब 2000 के बजाय यहाँ पर 21,000 ऐसे लगाने लगे, 21,021, ठीक है, तो वो हमारी 22वीं शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जो सेंचुरी होता है वो हमेशा एक कदम आगे चलती है। ठीक है, और ये जो हंड्रेड्स हैं ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, जैसे कि हम लोग अगर 15,001 सॉरी यहाँ पर ये जो 15 लिखा हुआ है, ये इस तरीके से अगर हम बोलें 15, यहाँ पर 15,001 15,002, तो ये हमारी हो जाएगी 16वीं शताब्दी, और 16,001 16,002, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 17th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेंचुरी से रिलेटेड बात। ठीक है, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जो लिखा है क्या कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड जो कि माना जाता है 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का पीरियड, वही दोस्तों यहाँ पर माना जाता है रेनेसा पीरियड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि which period is also called the Elizabethan period or the age of Shakespeare। ये जो चीज है दोस्तों इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था और यहाँ पर भी क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो एलिजाबेथन पीरियड है, जो भी रेनेसा पीरियड है दोस्तों, उसको हम लोग एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि रेनेसा पीरियड को और कौन कौन से एजेस के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ में इसको हम लोग एलिजाबेथन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके मतलब जो भी इसको एजेस हैं उसको हम लोग रेनेसा पीरियड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो बात है इसकी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन में, रेनेसा मतलब क्या होता है दोस्तों, रिवाइवल और रीबर्थ। ठीक है, न्यू स्पिरिट, एक देखिए यहाँ पर, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी जो आप लोगों को बताया रेनेसा का मतलब क्या होता है, रिवाइवल होना, पुनर्जागरण होना, फिर से पुनर्बर्थ होना, इसके साथ ही साथ में नया जोश भी होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया खोजने की,
क्षमता भी होनी चाहिए, नई तरक्कियां करनी चाहिए, ठीक है। केवल पुरानी चीज़ों को ही हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे कि पुरानी चीज़ें हैं, जैसे प्राचीन चीज़ें हैं, उनको ही केवल हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय वो समय अलग था, ठीक है, वो समय अलग था। अगर सेम हम लोग उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ हो सकता है उसका हमको उल्टा इफेक्ट देखने को मिले। तो उसको हमको अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंजमेंट, मतलब उसको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमको अपने उपयोग में लाना है। तो रिवाइवल भी होना चाहिए, रीबर्थ जो भी है कि उसको हम लोग फिर से अडॉप्ट भी करेंगे, इसके साथ ही साथ में अपना भी दिमाग लगाएंगे, अपनी न्यू स्पिरिट का मतलब कि खुद का नया भी जोश दिखाएंगे। तो इसका यहाँ पर जो इसका मतलब दोस्तों होता है, रेनेसां का मतलब क्या है कि बोथ ए एंड बी, ठीक है, कि रेनेसां का मतलब होता है कि पुनर्जागरण ही नहीं होता, पुनर्जागरण के साथ ही साथ में आप अपना भी कुछ उसमें दिमाग लगाइए, बताइए, ठीक है, और नई नई खोजों को करिए, एक्सपेंशन करिए, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ ही साथ में थोड़ा सा इसका फिर से एक थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि जो इन विच फील्ड रेनेसां बिगेन इन, कौन से फील्ड में रेनेसां की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि इटली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, अगर नहीं पता तो मैं आज का आप लोगों को बता देता हूँ कि यूरोप, यहाँ पर ये जो यूरोप है दोस्तों, इसके अंदर इटली है, ठीक है। तो इटली में स्टार्टिंग इसकी मानी जाती है, रेनेसां की स्टार्टिंग मानी जाती है, और 14th सेंचुरी के लास्ट से, ठीक है, 1400 सेंचुरी के लास्ट से, ठीक है। तो इटली में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा आगे बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, कि कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानी दोस्तों उसको बताना ज़रूरी है ताकि आपको और सही तरीके से समझ में आ सके। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है, इसका तो स्टार्टिंग इटली से ही हुई थी, और फिर बाद में धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था, और इंग्लैंड में तो काफ़ी बाद में आया था, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दी रेनेसां बिगेन इन इटली इन विच सेंचुरी, ठीक है। जो रेनेसां है उसकी वो इटली में कौन से सेंचुरी में हुई थी। तो अब ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इधर देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर बताया था। अब यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में, कि जो रेनेसां है उसकी स्टार्टिंग वो इटली में कब बिगेन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि इटली में उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो इटली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है, लगभग 15वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ पर हम इसका 16th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग इस समय को देखते हुए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हुए यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 15th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 15th सेंचुरी। ये बात को समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इटली में रेनेसां की स्टार्टिंग हुई थी 14th सेंचुरी के लास्ट में, या फिर 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कुछ भी। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें या फिर इंग्लैंड की बात करें तो वो 16th सेंचुरी के बीच में या फिर 16th सेंचुरी के लास्ट में ही रेनेसां पीरियड की स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात सही है, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, The country which becomes the most powerful nation in Europe in the late 16th century। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वही है, काफ़ी ज़्यादा किसी हर तरीके से घुमा करके इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि लेट 16th सेंचुरी में कौन सा जो भी नेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्री थी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तो मैंने आपको बताया कि जो रेनेसां था वो 16th सेंचुरी के लास्ट में ही इंग्लैंड में आया था। तो यहाँ पर जो इटली में तो इसका पहले ही आ गया था फ्रेंड्स, का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर इंग्लैंड के लास्ट में, यहाँ पर इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंग्लैंड के 16th सेंचुरी के लास्ट में ही इंग्लैंड में रेनेसां आया था, और तभी हमको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है इंग्लैंड में ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसी समय पर नई नई खोजें हुई थी और हर एक फील्ड में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था और बहुत तेज गति से हो रहा था, ठीक है। तो ये बात रही। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है
कि इन विच फील्ड रेनेसांस बिगेन इन इटली, कौन से फील्ड में यहाँ पर रेनेसां जो था वो इटली में बिगेन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हर एक फील्ड में देखिए कौन से फील्ड में हुआ था। तो हमको अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक फील्ड में हमको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, साइंस, किसी भी फील्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर्स का मतलब होता है जो भी वास्तुकला होती है या फिर भवन निर्माण की कला, या कुछ भी आप इसको बोल लें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से फील्ड में जो रेनेसां है उसकी बिगनिंग हुई थी इटली में, कौन से फील्ड में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों में ही हुई थी। यहाँ पर बोथ ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। हर एक फील्ड में हुई थी, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दो ऑप्शन में भी पूछा गया कि दोनों फील्ड में हुई थी, तो हाँ दोनों फील्ड में हुई थी, ठीक है। तो ये बात तो रही। उसके बाद में चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन कॉन्टेस्ट, ठीक है, टू मिडिल एजेस व्हाट चेंजेस वर ऑकर ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिडिल एजेस को देखते हुए कौन सी चीजें हुई थी, कौन से चेंजेस हुए थे, ठीक है, रेनेसांस पीरियड में कौन से चेंजेस हुए थे, रेनेसांस पीरियड में, रेनेसां पीरियड में कौन से चेंजेस हुए थे। तो यहाँ पर न्यू वर्ड वर डिस्कवर्ड, ठीक है, जो नए वर्ड्स थे वो डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए थे। जो नए वर्ड्स मतलब कि अब जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल लें तो हम लोग जो हिंदी है वो पूरी हिंदी में ही बात नहीं करते, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, वो एक कार को कार ही बोलेगा, मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल ही बोलेगा, जो कि इंग्लिश वर्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। हमको शायद उनकी हिंदी भी नहीं पता होगी, लेकिन हम उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम लोगों ने नए वर्ड्स जो भी है, ये सारे वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं से उधार लिए हैं या फिर बोरो किए हैं, ठीक है। तो ये बात है। और इसके साथ ही साथ में हम जो भी है न्यू वे ऑफ थिंकिंग, मतलब थिंकिंग डेवलपमेंट की तरफ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मिडिल एजेस को देखते हो, मिडिल एजेस तो एकदम जैसे मैंने बताया कि बेकार है, उसमें केवल लड़ाई दंगे हुए हैं और कोई भी प्रकार की कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। जो भी राजा महाराजा लोग रहे हैं वो बस युद्ध में लगे रहे हैं, आप जगह जमीन जायदाद इस तरीके की चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो भी रेनेसां जो भी पीरियड है उसमें कौन से चेंजेस हुए हैं, एक तो न्यू वर्ड्स जो भी हैं डिस्कवर्ड हुए हैं, जो भी नए नए वर्ड हैं। एक तो नए मतलब कि ये वर्ड वो वाला वर्ड नहीं, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब क्या लिखा हुआ है कि नए वर्ड्स की डिस्कवरी भी हुई, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। तो ये सारे जो भी हैं वो क्या है कि नई दुनिया की भी खोज हुई थी, नए जो भी वर्ड हैं उनकी भी खोज हुई थी, ठीक है। और अंतरिक्ष यान जो भी बोले तो कि हम लोग अंतरिक्ष से भी यात्रा करना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने धीरे धीरे अंतरिक्ष में, ठीक है। ऊपर की भी यात्रा हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था, दूरबीन की भी खोज हो गई थी इसी समय में, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कवर्ड हो गई थी इसी समय में, इस रेनेसां पीरियड के दौरान में। और लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नई थिंकिंग होने लगी थी, ठीक है, कि लोगों के अंदर सोचने की एटलीस्ट क्षमता आ गई थी कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हमको आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये बात रही है। और उसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ में बताना चाहूँगा कि व्हेन वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, ऑकर्ड द इन्वेशन ऑफ द तुर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, दोस्तों इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों की स्टोरी बेसिस पे बताना चाहूँगा कि ये एक तरीके के जगह का नाम है, ठीक है, जो कि ग्रीक में शायद स्थित है। तो ग्रीक की जगह है यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम लोग ज्ञान का खजाना भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्यों इसको ज्ञान का खजाना बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस जगह के अंदर ना काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वान लोग, मतलब बोले तो स्कॉलर्स रहते थे और विद्वान लोग रहते थे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ज्ञान का खजाना बोला जाता है, इस कॉन्स्टेंटिनोपल को, जो कि ग्रीक लैंग्वेजेस के जो भी ग्रीक भाषी थे, ये सारे स्कॉलर्स जो भी थे
ग्रीक भाषा का ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, तो ज्ञान का खजाना इसको इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े और काफ़ी जानकार विद्वान लोग रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों, लोगों ने क्या किया था, इसके ऊपर हमला हो गया था, आक्रमण हो गया था, जिससे कि कॉन्स्टेंटिनोपल की बोले तो कि हानि हो गई थी। ठीक है, और हानि होने के साथ ही साथ में यहाँ के जितने भी विद्वान लोग थे, जो भी थे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, ये लोग भाग गए थे। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, फॉल का मतलब वही होता है ना कि इसको गिरना, मतलब कि बोले तो कि इसके ऊपर आक्रमण कब हुआ था, तो वही है कि इसके ऊपर आक्रमण कब हुआ था। तो जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ, वो तो आक्रमण कब हुआ था वो तो बता ही देंगे, लेकिन जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो भी इसके बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह लोग थे वो भाग करके कहाँ गए थे दोस्तों, इटली में जा करके छुप गए थे। और यही कारण था कि इटली में ही रेनेसां पीरियड की स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो जो एक मेजर कारण माना जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल का कारण है, वो मतलब जो रेनेसां पीरियड है ना, जो रेनेसां पीरियड है उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से मानी जाती है दोस्तों। जबकि जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहाँ के जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग थे वो जाकर के कहाँ घुस गए, इटली के अंदर जाकर के घुस गए थे। ठीक है, इटली में जाकर के बैठ गए थे। अब जहाँ पर भी अच्छे लोग जाएंगे वहाँ अपना कुछ ना कुछ तो इफेक्ट छोड़ेंगे ही। ठीक है, तो ये लोग भी इटली के अंदर गए, तो ये लोग बैठे नहीं जाकर के, इटली के अंदर छोटे छोटे गांव शहर जो भी थे उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे एक इंस्टीट्यूट, मतलब कि सिखाने, जो भी बोल रहे इंस्टीट्यूट, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सिखाते थे। ठीक है, ये अपने ग्रीक सेंटर्स खोलना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ के कॉन्स्टेंटिनोपल के विद्वान लोगों ने इटली के अंदर। ठीक है, तो अब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही थी, इस चीज़ को समझने का लोग प्रयास कर रहे थे कि हाँ हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को लड़ाई झगड़ा में ही केवल अपना पूरा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो लोगों के अंदर एक बोले तो न्यू वे ऑफ चेंजिंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, इस तरीके की सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। और यहीं से दोस्तों मानी जाती है जो भी रेनेसां पीरियड की स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो रेनेसां पीरियड थी उसकी स्टार्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर बोले तो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है। ठीक है, इसका फॉल, क्योंकि यहीं से ही विद्वान लोग, ठीक है, भाग करके इटली में आए थे और इन लोगों ने इटली के अंदर ही छोटे छोटे ग्रीक सेंटर्स खोलना स्टार्ट किए थे और वहीं से लोगों को शिक्षित करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई थी, लोग नई तरीके से सोचने लगे थे। ठीक है, और इसका फॉल कब हुआ था, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फिलहाल क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि इसका फॉल कब हुआ था। इसका जो भी फॉल कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1453 के यहाँ पर 1453 में इसका फॉल हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण कब हुआ था, तो 1453 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अमेरिका किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये सभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका की खोज किसने करी थी, इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर दोस्तों एक और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका की डिस्कवरी किसने करी थी, मतलब कि अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था। तो ये तीन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम मेड बाय, ये किसने खोज करी थी, ये भी सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आराम से बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन सही होगा, उसको लाइक एक मिलेगा, एक बस, और कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, और फिलहाल हम लोग अभी नीचे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड, जो भी रेनेसां था वो इंग्लैंड में कैसे पहुंचा था, तो वो जो रेनेसां है उसकी वो इटली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, इंग्लैंड में तो बाद में आ गया था। तो जो रेनेसां है यहाँ पर पूछा है कि इंग्लैंड में किस तरीके कहाँ से पहुंचा था, तो इटली से, इटली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इटली से ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हु वॉज द फर्स्ट इस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और छोटी सी स्टोरी को डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो जरूर लंबा जा रहा है, उसको उसकी चिंता टेंशन नहीं, बस आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, बात केवल 15 क्वेश्चन की नहीं है, बात इधर उधर की ना, कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो उसका आप एटलीस्ट आंसर दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों इस रेनेसां पीरियड के दौरान में ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखता है इस पूरे पीरियड का, ठीक है, कि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आती तो लोगों के अंदर जो भी जागरूकता है वो भी कहीं ना कहीं कम रहती, और साथ ही साथ में दोस्तों जो लोगों के अंदर है ना किसी तरीके का अंधविश्वास था लोगों के अंदर, लोग कर्म कांड पूजा पाठ और इन सारी चीज़ों को पे ज़्यादा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, और उनसे कहीं ज़्यादा की बात करें तो उनसे कहीं ज़्यादा जो भी चर्चेज में प्रीस्ट वगैरह नहीं रहते हैं, प्रीस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो भी गाउन का ब्लैक कलर का गाउन पहने हुए रहते थे, ठीक है, जो भी प्रीस्ट का मतलब तो पुजारी हो गया, वो जो पादरी होते हैं ना चर्च के अंदर, तो पादरी लोग रहते हैं, ठीक है, फादर जिनको बोलते हैं इस तरीके से, तो वो लोग जो रहते थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को भड़काया करते थे और गुमराह किया करते थे कि तुम लोग ज़्यादा दान करो, तुम लोग ज़्यादा चैरिट करो, तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वासों में उलझे हुए थे, उन लोगों को सही नॉलेज नहीं पता चल पा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो भी दोस्तों कैक्सटन था, कैक्सटन ने ना इंग्लैंड में वैसे तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, शायद जॉन गुटेनबर्ग था, उसने इसका आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में दोस्तों, इंग्लैंड में आविष्कार किसने किया था, इंग्लैंड में कौन सबसे पहले लेकर के आया था, तो वो था कैक्सटन, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम आप याद रखिएगा, कैक्सटन ने ही प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लेकर के आया था सबसे पहली बार में, ठीक है। तो जब ये आ गया था, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आ गया था, तो जो बाइबल थी दोस्तों, जो कि पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में थी, शायद लैटिन लैंग्वेज थी उसकी, कि अभी सही से मेरे को क्लियर नहीं है कौन सी लैंग्वेज में थी, तो फिलहाल जो भी लैंग्वेज थी उसको है ना लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो अब प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आ गई थी तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अब ट्रांसलेशन होने हो गई थी, बुकें जो भी बुक्स थी उनका ट्रांसलेशन भी होना स्टार्ट हो गया था, तो लोग अपनी भाषा में आसानी से पढ़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के इंग्लैंड में आया था, तो ये तो इसका कैक्सटन इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से काफ़ी ज़्यादा न्यू वे ऑफ थिंकिंग लोगों को मिली थी, लोग नई तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिए थे। इसके साथ ही साथ में लोगों के अंदर जो भी कहीं ना कहीं ये जो अंधविश्वास था ना कि इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो जो सही नॉलेज थी वो हमको देखने को मिलती है प्रिंटिंग प्रेस के आने से। और प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो भी मार्टिन लूथर है, ठीक है, मार्टिन लूथर बोले तो कि मार्टिन लूथर का आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, या फिर सुना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्टिन लूथर को ध्यान में रखिए। इन्होंने ना क्या किया था दोस्तों, 95 थीसिस की स्थापना करी थी। 95 थीसिस एक बुक लिखी थी जिसके अंदर बाइबल का पूरा समरी था, ऐसा, यस, ठीक है। यहाँ पर 95 थीसिस के अंदर एक ये क्या है दोस्तों, एक तरीके की बुक है, 95 थीसिस जो भी है एक बुक है, ठीक है, मार्टिन लूथर की। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये ना दोस्तों 95 थीसिस मार्टिन लूथर की एक बुक का नाम है, जिसके अंदर पूरी जो भी बाइबल है, जो भी पूरा बाइबल है, तो ये जो 95 थीसिस इसके अंदर ना पूरी बाइबल का समरी है। तो मार्टिन लूथर ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, लोगों को बताया भी था, इसके साथ ही साथ में इन्होंने अपनी यही बुक 95 थीसिस की भी रचना करी, जिससे कि लोगों के अंदर है ना, लोग अपनी भाषा में उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेशन भी इन्होंने करवाया, तो लोग अपना आसान तरीके से इसको समझ सकते थे, बाइबल की सारी चीज़ों को समझ सकते थे। अब लोग क्या करते थे दोस्तों, जो भी पंडित होते थे या फिर जो भी चर्च के अंदर जो भी पादरी लोग होते थे, जो कि लोगों को पहले भड़काते थे, ठीक है,
तो उसको कहीं ना कहीं पर अब उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना धीरे धीरे कम कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब लोग अपने मन से खुद ही पढ़ सकते थे और खुद ही गॉड से कनेक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो उनको सही चीजों का ज्ञान भी होने लगा था। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक सबसे बड़ा यहाँ पर हमको जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस के आने से इसकी जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसको तो जॉन गुटेनबर्ग ने शायद इसकी इन्वेंशन करी थी। लेकिन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लैंड में कैक्सटन लेकर के आया था। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड नाम में आया तो यहाँ पर कैक्सटन, आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। और कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही लोगों के अंदर नई जागरूकता, नई चेतना, ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये तो बात रही प्रिंटिंग प्रेस की और मार्टिन लूथर की 95 थीसिस बुक की, ठीक है। लोगों के अंदर किस तरीके से जागरूकता आनी स्टार्टिंग हुई। देखिए कोई भी काम स्टार्ट होता है ना तो उसकी स्टार्टिंग ही होती है थिंकिंग से। जब लोगों के अंदर जो भी चीजें हैं वही सोई हुई पहले से ही पड़ी रहेंगी, उनके अंदर ज्ञान की कमी होगी, तो लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके आने से, उसके आविष्कार से यही हो गया था कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उनको नॉलेज देना नॉलेज की स्टार्टिंग हो गई थी। इससे पहले लोग केवल लिखा करते थे, ठीक है। किसी भी चीज की हम लोग कॉपी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के आने से सारी चीजों को लगभग कॉपी भी बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये बात थी। और यही जब लोगों के अंदर थिंकिंग में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि ऊपर हम लोगों को आखिरी में डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा ही, ठीक है। चाहे वो हर एक फील्ड में हम इसको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसी रेनेसांस पीरियड के दौरान ही हमको दूरबीन की भी खोज देखने को मिलती है, ठीक है। काफी बड़े बड़े नए वर्ड्स की भी खोज देखने को मिलती है, ठीक है। सारी चीजों को हमको देखने को इसी दौरान में खोजें मिलती हैं। और इसका इफेक्ट इतना रहा है कि आज तक हम लोग अभी भी नई नई चीजों को खोज ही रहे हैं, ठीक है। नई नई रोज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो किसकी वजह से? रेनेसां पीरियड की वजह से, ठीक है। हमारे अंदर ज्ञान की अब कहीं ना कहीं वो चीज की जो कमी थी वो पूरी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई है और हम लोग नई नई चीजों को खोजना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है कि विच एज इज कंसिडर्ड टू बी गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज किसको माना जाता है, कौन सी एज को माना जाता है? तो यहाँ पर एलिजाबेथन एज को माना जाता है, चौसर्स की एज को माना जाता है, या फिर हिस्टोरिकल एज को माना जाता है, या फिर रेनेसांस एज को माना जाता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही सर्च करना पड़ेगा। जैसे मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप कहीं से भी सर्च करिए, लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो रेनेसांस है ये एक तरीके का पीरियड है, ठीक है। ये एक तरीके इसको एज बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिजाबेथन है, चौसर्स है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर आपको आदमी लोग दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग्स है। यहाँ पर जो रेनेसांस है ये एक तरीके का पुनर्जागरण है, ठीक है। रेनेसां जो भी है ये पुनर्जागरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेनेसां एज है इसको गोल्डन एज तो बोलना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कौन सी एज को गोल्डन एज माना जाता है। 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। एक तो 15 नंबर वाला कि कौन सी एज को रेनेसां एज माना जाता है, इसके साथ ही साथ में डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम और डिस्कवर ऑफ अमेरिका, ठीक है। जो अमेरिका की खोज किसने करी थी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं रिफॉर्मेशन के बारे में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में और कई सारी चीजें हैं तो उनको भी क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर